देखो, अपना कंपनी वाला जो चैप्टर चल रहा था उसमें मैंने आपको अंशों के बारे में बताया था कि कंपनी की जो पूंजी होती है छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई होती है और प्रत्येक टुकड़ा है वो शेयर कहलाता है, जिसको हम अंश, हिस्सा या टुकड़ा कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का या 100 रुपए का हो सकता है। कम से कम मूल्य रखा जाता है ताकि हर कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर को परचेज कर सके। इन अंशों को मिलाकर के जो कैपिटल बनती है, पूंजी बनती है, उसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल, अंश पूंजी। ठीक है, तो इस प्रकार से चूंकि यह पूंजी है अंशों में बटी हुई होती है, इसलिए हम इसको शेयर कैपिटल कहते हैं। अच्छा, मैंने बताया कि अंश का जो मूल्य होता है वो आपके 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए हो सकता है। ठीक है, मान लो कि अंश का मूल्य है 100 रुपए, तो कंपनी चाहे तो किसी व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति के अपनी सामर्थ्य के अनुसार अंश खरीदता है। किसी ने क्या 10 अंश खरीद लिए, किसी ने 50 खरीद लिए, कितने 100 खरीद लिए। तो इस प्रकार से जितने से वो शेयर खरीदेगा उसको उसी हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। अब 100 रुपए का अंश है तो कंपनी चाहे तो जितने मूल्य का अंश है पूरा पैसा एक साथ मांग सकती है। जैसे 100 रुपए का अंश है और किसी व्यक्ति ने क्या है, मान लो कि 10 अंश खरीद लिए, तो उसको टोटल पेमेंट कितना करना है, 1000 रुपये। कंपनी ने पूरा पैसा मांग लिया एक साथ, तो ये तो होता है होल अमाउंट, यानी कि पूरा पैसा कंपनी ने अंश का जो है एक साथ मांग लिया है, तो वो तो उसको एक साथ ही उसको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। कंपनी क्या करती है, ये पूरा पैसा एक साथ नहीं मांगती बल्कि टुकड़ों में मांगती है। जैसे 100 रुपये का अंश है तो कंपनी ने 100 रुपये भी क्या है एक साथ नहीं मांगे, बल्कि उसको भी कंपनी ने क्या है 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में या 4 टुकड़ों में मांग लिए। तो टुकड़ों में अगर पैसा मांगा जाता है तो वो आंशिक प्रदत्त होता है, पार्टली पेड, यानी कि टुकड़ों में। जैसे पहले 20 रुपये मांग लिए, फिर 30 रुपये मांग लिए, फिर दोबारा 20 रुपये मांग लिए। इस प्रकार से टोटल पैसा कंपनी के द्वारा टुकड़ों में मांगा जाता है। अच्छा, ये जो पूंजी होती है, इनसे पूंजी तैयार होती है। इस पूंजी को हम क्या करते हैं, कुछ इनके शब्द है जो काम में लेते हैं। सबसे पहले आता है आपके ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसको हम अधिकृत या रजिस्टर्ड पूंजी भी कहते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल जो होता है ये कंपनी की कुल अधिकृत पूंजी होती है। ये कंपनी की पूंजी की अधिकतम सीमा होती है। कंपनी किसी भी दशा में इससे ज्यादा अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। कंपनी को निर्धारित करना पड़ता है कि कंपनी की कुल पूंजी है, अधिकृत पूंजी है, वो कितनी होगी, अधिकतम सीमा होती है ये। जैसे कंपनी को ऐसा लग रहा है कि वर्तमान समय में किसी व्यवसाय को करने में 20 लाख रुपए से काम चल सकता है, लेकिन भविष्य में अगर उसका विस्तार हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा कितनी पूंजी की जरूरत पड़ सकती है। अभी 20 लाख की जरूरत है, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि 80 लाख रुपए की जरूरत पड़ सकती है, तो कंपनी की अधिकृत पूंजी है वो 80 लाख रुपए रखी जाएगी। चाहे अभी 20 लाख रुपए में काम चल रहा है, लेकिन उसकी अधिकतम जो सीमा है वो तय कर ली जाती है, उसको हम कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। और कंपनी के द्वारा एक प्रोस्पेक्टस, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसको हम कहते हैं पार्षद सीमा नियम। जब कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है तो उस रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो वो डॉक्यूमेंट होता है पार्षद सीमा नियम, वो रजिस्ट्रार के सामने पेश करना पड़ता है। रजिस्ट्रार क्या करता है, उसमें भी कंपनी की पूंजी का उल्लेख कर देता है, लिख देता है, इसलिए वो रजिस्टर्ड पूंजी भी कहलाती है। तो ये तो होगी ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो जैसे कंपनी ने अधिकतम सीमा है वो रखी मान लो 80 लाख रुपए, तो ये ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गई। दूसरी है आपके इश्यूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी। इसमें से ऑथोराइज्ड कैपिटल में से जितने अंश जनता में निर्गमित कर दिए जाते हैं, जारी कर दिए जाते हैं, मतलब जितने अंश कंपनी बेचना चाहती है उतने अंश जनता में जारी कर देती है, तो इसको हम कहते हैं इश्यूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी। जैसे कंपनी ने क्या है 20 लाख रुपए के अंश जनता में जारी कर दिए, तो वो 20 लाख रुपए की जो पूंजी है वो कहलाएगी इश्यूड कैपिटल। ठीक। फिर तीसरा है आपके सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अभिगत या प्रार्थित पूंजी। कंपनी के द्वारा जितने अंश जनता में जारी किए जाते हैं वो तो कहलाती है इश्यूड कैपिटल। उसमें से जनता के द्वारा जितने अंशों के लिए आवेदन कर दिया जाता है, यानी कि पब्लिक के द्वारा जितने अंश खरीदे जाते हैं, खरीदने के लिए आवेदन किया जाता है, उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अभिगत या प्रार्थित पूंजी। तो जितने अंशों के लिए जनता के द्वारा आवेदन कर दिया जाता है उसे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अभिगत या प्रार्थित पूंजी कहते हैं। चौथा नंबर है आपके कॉल्ड अप कैपिटल, मांगी गई पूंजी। कि कंपनी के द्वारा जितना पैसा अंश के ऊपर मांग लिया जाता है उसे हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। जैसे मैंने बताया कि अंश का मूल्य है 100 रुपये,
लेकिन कंपनी ने 100 रुपये नहीं मांगे, कंपनी ने मान लो कि 100 रुपये में से 80 रुपये ही मांगे, तो 80 रुपये मांगे तो वो कॉल्ड अप कैपिटल है 80 रुपये के हिसाब से पूंजी कहलाएगी। तो जितना पैसा कंपनी के द्वारा जनता से मांग लिया जाता है, डिमांड कर ली जाती है, उसे हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। 5वां नंबर है आपके पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी। इसमें जनता से जितनी राशि वास्तव में प्राप्त हो जाती है उसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। जनता ने आवेदन कर दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरा पैसा ही जनता से प्राप्त हो जाए, तो उसमें से जितने अंशों का पैसा जनता से वास्तव में प्राप्त हो जाता है वह है पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी कहलाती है। 6वां नंबर है आपके रिजर्व कैपिटल। मैंने बताया था कि अंश का मूल्य है 100 रुपये और कंपनी ने 100 रुपये में से केवल 80 रुपये मांगा, तो जितना पैसा मांगा जाता है उसे तो हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। लेकिन जितना पैसा कंपनी के द्वारा नहीं मांगा गया है, जिसकी डिमांड नहीं की है, जो पैसा कंपनी के द्वारा मांगा ही नहीं गया है, उसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल, संचित पूंजी या आरक्षित पूंजी। इस पैसे की डिमांड है कंपनी को, जब भी आवश्यकता होती है उस समय पर कंपनी करती है। जब कभी कंपनी का समापन होता है या अन्य कोई विशेष कोई जरूरत होती है, उस समय पर कंपनी इस धनराशि की मांग करती है, वो रिजर्व कैपिटल कहलाती है। इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है, केवल सूचना के रूप में ही दिखाया जाता है। 7वां नंबर है आपके कॉल्सिन एरियर, बकाया मांग राशि। मैंने बताया था जितना पैसा कंपनी के द्वारा जनता से मांग लिया जाता है वो कॉल्ड अप कैपिटल है। उसमें से जनता के द्वारा पैसा नहीं चुकाया जाता है, मतलब ऐसी धनराशि जो कंपनी के द्वारा मांग ली गई है लेकिन जनता के द्वारा नहीं चुकाई गई है, उसे हम कहते हैं कॉल्सिन एरिया। जैसे 100 रुपये का अंश था, कंपनी ने 100 रुपये में से 80 रुपये की मांग कर ली, तो वो कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। यानी कि कंपनी प्रति अंश के हिसाब से 80 रुपये की डिमांड कर रही है, लेकिन उसमें से कई अंशधारी, जो अंश खरीदने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर, अंशधारी। उसमें से कईयों ने क्या है, उसमें से 80 रुपये में किसी ने 50 रुपये के हिसाब से पेमेंट किया, किसी ने 60 रुपये के हिसाब से पेमेंट किया। यानी कि जितनी धनराशि का भुगतान नहीं किया है उसे हम कहते हैं कॉल्सिन एरियर, बकाया मांग राशि। तो इसका मतलब ये है कि जो धनराशि कंपनी के द्वारा मांग ली गई है लेकिन जनता के द्वारा नहीं चुकाई गई है, उसे हम कहते हैं कॉल्सिन एरियर। तो पहले मैंने आपको ऑथराइज्ड कैपिटल के लिए कहा था अधिकृत पूंजी। ये केवल बैलेंस शीट में दिखाई जरूर जाती है, लेकिन इसको कभी भी टोटल में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पूंजी की अधिकतम सीमा होती है। और इश्यूड कैपिटल के लिए मैंने बताया था कि जितने अंश जनता में निर्गमित कर दिए जाते हैं। अब जनता के द्वारा उसमें से जितने अंशों के लिए आवेदन किया जाता है उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और जितना पैसा कंपनी के द्वारा मांग लिया गया है उसे हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। और जितना पैसा कंपनी को वास्तव में प्राप्त हो गया उसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। तो कई बार तो ये कैपिटल क्या है, सब अलग अलग होती है। कि जैसे कंपनी की अधिकृत पूंजी है 80 लाख, उसमें से कंपनी के द्वारा 20 लाख अंश जनता में जारी किए, तो जनता में जारी किए अंश तो वो क्या कहलाएगी, इश्यूड कैपिटल। ठीक है, लेकिन जनता उसमें से जितने अंशों के लिए आवेदन करती है उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। लेकिन जनता ने आवेदन किया 20 लाख 18 लाख अंशों के लिए, तो इश्यूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल अलग हो गई। अब उसमें से 18 लाख अंशों के लिए आवेदन किया, अब कंपनी ने क्या किया, 100 रुपये में से 80 रुपये मांगे, तो कॉल्ड अप कैपिटल अलग हो गई। अब उसमें से भी कईयों ने पैसा नहीं चुकाया तो राशि कम प्राप्त हुई, तो जितनी राशि एक्चुअल में कंपनी को प्राप्त हो जाती है वो पेड अप कैपिटल होती है। लेकिन कई बार ये पूंजी एक हो जाती है। कंपनी ने 20 लाख अंश जनता में जारी किए, जनता ने आवेदन भी 20 लाख अंशों के लिए कर दिया, कंपनी ने पैसा भी पूरा मांग लिया और पूरे 20 लाख रुपए भी कंपनी को प्राप्त हो गए। तो फिर इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल एक हो गई। तो फिर हमारे को बैलेंस शीट में इनको अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको एक साथ एक ही लाइन में दिखा देंगे। सब्सक्राइब्ड, इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल एक साथ दिखा सकते हैं।